महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं और संभव है कि कथित इंडिया गठबंधन को एक तगड़ा झटका लगेगा। राहुल गांधी जब 52 से 99 पे पहुंचे तो उनको लगा और उनके आस पड़ोस के लोगों ने उनको यह बता दिया कि आप तो चुनाव जीत गए। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई। बैकफुट पर ही नहीं आई बल्कि सहयोगी दलों ने भी उनको एक तरह से समझा दिया, वो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो। उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिए कि भाई साहब आप जो है इन राज्यों में सहयोगी की भूमिका में हैं, आप लीडर नहीं हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं दिया और एक तरह से जो एमपी या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का गठबंधन के अंदर जो अपमान हुआ था उसका बदला भी ले लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा तूफान यह है कि शरद पवार शायद मन यह बना रहे हैं कि क्यों ना मोदी जी को समर्थन दे दिया जाए और क्यों ना अपनी बेटी को मिनिस्टर बनवा लिया जाए। ऐसी संभावना और ये कयास के बाजार जो हैं महाराष्ट्र में बेहद गर्म है। अजीत पवार की मां आशा ताई ने यह कहा है कि मैं चाहती हूं कि मेरा परिवार फिर से एक साथ आ जाए। वो चाहे चाचा भतीजे में जिस भी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लेकर या फिर लाइन अलग चाहे क्यों ना हो, लेकिन परिवार को मैं एक साथ देखना चाहती हूं। और हाल फिलहाल में हमने आपने सुप्रिया सुले को जो बयान सुने हैं, वो चाहे मोदी सरकार के कामकाज को लेकर हो या फिर ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एनसीपी के नेताओं के मन में कुछ तो चल रहा है। जब अजीत पवार एनसीपी पार्टी लेके उड़े, साथ में के साथ पार्टी का सिंबल भी लेके करके उड़ गए, उसके बाद से जो विधानसभा चुनाव में नतीजे आए हैं, कुल 10 सीटें हैं जो शरद पवार गुट जीत पाया है। 41 के आसपास के विधायक एनसीपी अजीत पवार गुट के पास है। लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस था, जो महाअघाड़ी का परफॉर्मेंस था, वो बेहतरीन था, लेकिन विधानसभा का चुनाव आते आते वो सब कुछ बदल गया। विधानसभा में बीजेपी गठबंधन 230 से अधिक सीटें जीत करके चली आई और इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट्स ने उनको जो है समर्थन दे दिया है। अब यह है शरद पवार जैसे राजनेता जो के बेहद मजे हुए राजनेता हैं और देश में कुछ अभी राजनेता ऐसे हैं, वो चाहे शरद पवार हो या नीतीश कुमार हो, इन जैसे नेता जो हैं केवल नेता नहीं है, ये सब राजनीतिक विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, अध्ययन किया जा सकता है इनके दिमाग के ऊपर, इनकी राजनीति के ऊपर। शरद पवार को यह लगा था, जो राजनीतिक ज्ञाता हैं वो समझते हैं इस बात को कि जो अजीत पवार अलग हुए, दोनों ही चीजें शरद पवार गुट के फेवर में है। एक, अगर इंडिया गठबंधन वहां सरकार बनाने में सफल हो जाता तो लोग ये भी मानते हैं कि तब बीजेपी गठबंधन छोड़ के अजीत पवार गुट शरद पवार गुट के साथ चला आता। लेकिन अब चूंकि एनडीए गठबंधन वहां शासन में है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार खुद उप मुख्यमंत्री हैं, तो शरद पवार इस जुगत में है कि लंबे समय तक आप केंद्र में भी अपोजिशन में बैठे, राज्य में भी अपोजिशन में बैठे, तो शरद पवार विपक्ष में बैठने की तकलीफ बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं। साथ ही वो इस बात को भी समझते हैं जब कोई पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय तक राज्य में और केंद्र में सत्ता से विपक्ष में बैठती है तो उसके बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है और ऐसे में आपकी राजनीति लंबे समय तक चल नहीं सकती। जनता की नजर में आप एक वक्त के बाद किसी काम के रहते नहीं है। शरद पवार को यह लग रहा है भतीजा ऑलरेडी सेट है। जहां तक सवाल बेटी का है तो उनको यह लगता है कि अगर शरद पवार गुट के जो 8 एमपीज हैं वो मोदी सरकार को केंद्र में समर्थन दे देते हैं तो संभव है सुप्रिया सुले को केंद्र में कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट मिल जाएगी और जो 10 विधायक हैं वो राज्य में देवेंद्र फडणवीस सरकार का समर्थन कर देंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने महाराष्ट्र की एक बड़ी राजनीतिक घटना यह भी देखी होगी, अचानक उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। पिछले 2.5-3 साल से ज्यादा की राजनीति में जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है, उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना बेहद अचंभित करने वाला था और इसके ठीक कुछ दिनों बाद यह खबर आती है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो मुलाकात के लिए गए थे, उस मुलाकात में बकायदा उनको मना कर दिया गया था संजय राउत को कि नहीं, इस मुलाकात में आप नहीं शामिल होंगे। बीजेपी और शिवसेना के बीच जो संबंधों का उतार चढ़ाव हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल संजय राउत का है।
अब इस पूरी कहानी से संजय राउत को साइड करने की बात है, और संजय राउत अगर इस पूरी कहानी से साइड हो गए तो संभव है कि शिवसेना भी एनडीए के गुट में चला आएगा। अभी हाल फिलहाल में एक महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से ये भी खबर मीडिया में आई कि अंदर खाने की एक मीटिंग में कुछ जो शिवसेना के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने बंद कमरे में संजय राउत की पिटाई कर दी थी। और यह खबर महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद चौंकाने वाली है। और उसके बाद से जो एनसीपी के गुट में जो कुछ हो रहा है, और शरद पवार ये चाह रहे हैं, और इस तरह की संभावना बताई जा रही है कि जो राजनीतिक परिस्थिति है, क्योंकि विपक्ष का कोई मतलब महाराष्ट्र में बचा नहीं। 288 की विधानसभा वाले महाराष्ट्र में 230 प्लस है एनडीए गठबंधन, और एनसीपी शरद पवार गुट के पास कुल विधायक हैं 10। तो सवाल है कि राजनीतिक भविष्य के तौर पर जब आप देखेंगे तो 5 साल किसी पॉलिटिकल पार्टी का विपक्ष में बैठना बहुत बड़ा टेन्योर होता है, और शरद पवार इस बात की गंभीरता को बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं। साथ ही उनके उस वाले प्लान को भी पतीला लग गया था जब उनको यह लगा था कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में रोका जा सकता है। नरेंद्र मोदी 240 सीटों के साथ आए और गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी उतने पूछे नहीं है कि जहां उनको 5 साल सरकार चलाने में दिक्कत होगी। शरद पवार शायद ये मूड बना रहे हैं कि उनकी बेटी केंद्र में मिनिस्टर बन जाए और एनडीए को एक नया सहयोगी राज्य में और केंद्र में संभव है अगले कुछ दिनों में मिलने जा रहा है। और राहुल गांधी की लीडरशिप को यह दूसरा या तीसरा या चाहे आगे कितनी गिनती होगी इसको कह नहीं सकते, लेकिन एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है।